के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको सूचना तो मिल ही चुकी होगी कि यूजीसी नेट परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। और हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज के क्रम में जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं वो भी हल कराए जाते हैं। इससे पहले आप लोगों को 2021 का पेपर भी मिल गया, हल करा दिया गया। 2020 का भी पेपर टेस्ट सीरीज के रूप में आपको करा दिया गया। 2019 का भी पेपर टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोगों को कराया गया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2018 का पेपर, यूजीसी नेट का 2018 का ये पेपर है। यदि आपने अभी तक हल नहीं किया है या आपके पास नहीं है पेपर, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। विस्तृत में एक एक प्रश्न आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 1.5 माह के लिए, वैसे हिंदी की परीक्षा अगस्त में होगी जहां तक है। 95% यही उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, जो एनटीए ने परीक्षा अभी तक कराई है यूजीसी नेट की, उसमें आपने देखा कि हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, वो अंत में लगभग पड़ता है। तो आपकी परीक्षा अगस्त में ही होगी। तो 1.5 महीने का लगभग जो समय मिल रहा है, उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर आप लोगों को पता होगा, हर वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है। अगर नहीं पता है तो आप लिख लें 80 52 58, ये नंबर है, लिख लें 4004 8052584004। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें यह प्रश्न 2018 का यूजीसी नेट का। अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो एनटीए ने जो उत्तर माना था 2018 में, उसने माना था कि इसमें 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत व्याकरण पर ध्यान दें, संस्कृत व्याकरण पर अगर ध्यान दें तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होता है आपका अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। 5 होते हैं। संस्कृत व्याकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको यह चीज़ जरूर मिला होगा कि अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। लेकिन एनटीए ने माना था यहाँ पर 4। तो एनटीए ने माना है, चूँकि आपको भी अब वहाँ मानना पड़ेगा, तो 2018 में ये पूछा गया था। और बाकी ये भी देखें कि प्रयत्न के आधार पर अगर वर्णों को देखें तो 2 भागों में रखा गया है, अभ्यंतर और वाह्य। अभ्यंतर में आपने देखा कि 5 होते हैं, जबकि वाह्य में 11 होते हैं। वाह्य में 11 होते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? नहीं है, ध्यान देना, तो मगही नहीं है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किसकी है? तो ये पूर्वी की है। पूर्वी की है। पूर्वी में अवधी, बघेली, आप देखेंगे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब आता है। मगही, मैथिली, ये जितनी बोलियां हैं आप देखेंगे तो ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं। बताइए कौन सी आती हैं? कौन सी आती हैं, ये पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र, मंत्र तथा वामाचार आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसी में 84 सिद्ध हुए। और कभी कभी ये भी पूछ लिया था सिद्धों की भाषा कौन सी थी। सिद्धों की भाषा भी पूछी जाती है, जो संध्या भाषा के नाम से पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आप लोगों को मिला होगा। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? किसने कहा है?
तो आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मिलेगा कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यह भी उन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। तो ये भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। 5 में दिया गया कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान का तो बहुत ही साधारण है कि राम भक्ति शाखा के तहत है, प्राणचंद चौहान का नाम आता है। राम भक्ति शाखा के तहत आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे नाम आते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 7 देखें। भंवर गीत किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नंददास। नंददास के भंवर गीत, सूरदास के भंवर गीत, इन दोनों की गोपिकाएं जो हैं उन गोपिकाओं से भी तुलना कई बार की जाती है, उन पर तुलनात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के कौन सा युग था? कौन सा युग था? तो आपका उत्तर होगा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। राजनीतिक रूप से रीतिकाल जो था वो मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का काल था। क्योंकि आपको पता है कि मुगल काल में अगर हम देखें बाबर के बाद बाबर 1526 में आया, बाबर 1526 में हुआ और अंतिम शासक था औरंगजेब 1658 से 1707 और इसी समय रीतिकाल 1700 के आसपास लगभग प्रारंभ होती है। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, यानी 1643 से लेकर 1843 तक रीतिकाल का समय माना जाता है। तो उस समय जो था वो चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था मुगलों का। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? यह कथन जो दिया गया है, ये जो पंक्ति दी गई है, यह पंक्ति उन्होंने कहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, इनके कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिया था और ये इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? जल्दबाजी नहीं करना है, कौन सी नहीं है। अगर नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु जी की है, ठाकुर जगमोहन की नहीं है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया गया, पंक्ति है कि बगियान बसंत वसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। यह पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रेमघन जी की यह पंक्ति है, प्रेमघन। अगला प्रश्न देखें। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यहाँ जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति विकल्प है आपका अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीधर पाठक की यह पंक्ति है। श्रीधर पाठक की यह पंक्ति है और इनकी रचना भी खूब पूछी जाती है। गोल्ड स्मिथ
की रचना जो द हर्मिट है, जिसका अनुवाद खड़ी बोली में एकांतवासी योगी के नाम से इन्होंने किया है, तो ये खूब पूछी जाती है और उसी की यह पंक्ति भी है, उसी की यह पंक्ति भी है, ध्यान रखना। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जो जीवन पर आधारित है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। विष्णु प्रभाकर ने जो लिखा है। अगला प्रश्न देखें, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, मनुष्य जाति का साथ देता आया है। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा गया कि किस निबंध से यह कथन लिया गया है? उत्साह निबंध से लिया गया, या युद्ध और नारी से लिया गया, या जीवन का व्यवसाय से लिया गया, या मजदूरी और प्रेम से लिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, युद्ध और नारी। युद्ध और नारी किसका निबंध है? अगर नहीं पता है तो ध्यान दें, ये महादेवी वर्मा का निबंध है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में तो महादेवी वर्मा का युद्ध और नारी नहीं है, फिर यहाँ पर कथन कैसे पूछ लिया गया? भाई कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, सर हम इसको क्यों पढ़ें? इसीलिए बताया जाता है पढ़ने के लिए। नारी विमर्श जो आपके पाठ्यक्रम में है, अगर आप आयोग में ये कंप्लेन करें कि हमारे पाठ्यक्रम में ये निबंध नहीं है, फिर क्यों पूछा गया, तो आपको उत्तर मिलेगा नारी विमर्श आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए वहाँ से पूछा गया है। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ये कहानी किसकी है? ये भी आपको ध्यान रखना कि ये जैनेंद्र की कहानी है। जैनेंद्र की कहानियों से आप देखेंगे उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी, तो इन सब जो रचनाएं हैं इन पर भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास की जो परीक्षा गुरु है, जिसका प्रकाशन 1882 में हो, जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त। विकल्प में कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त का यह पात्र है। प्रणदत्त स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है। भाई स्कंद गुप्त तो आपने पढ़ा है कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ स्कंद गुप्त, और इसमें स्कंद पुरुगुप्त है, बंधु वर्मा है, भट्टार्क है, पृथ्वी सेन है, ये सब इसमें मिलेंगे आपको। महादंडनायक इसी में है, प्रणदत्त इसी में है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, जो भी कथन है, नंदुलारे वाजपेयी का है, वो आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले कराया गया, तो 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? शंकुक के सिद्धांत का नाम पूछा गया है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ये चारों सिद्धांत दिए गए, अनुमितिवाद, भोगवाद, अव्यक्तिवाद, आरोपवाद। ठीक है, इसका उत्तर आपको पता है कि अनुमितिवाद है, लेकिन अनुमितिवाद के अलावा भोगवाद किसका है ये भी आपको ध्यान रखना है। भोगवाद किसका है? तो भोगवाद इसका दूसरा नाम है भुक्तिवाद, ध्यान रखना। भोगवाद या भुक्तिवाद भट्टनायक का है। अभिव्यक्तिवाद की अगर बात करें तो अभिनव गुप्त का है। आरोपवाद की बात करें तो भट्ट लुल्लट का है, और इन चारों को मिलाने के लिए भी प्रश्न परीक्षा में आता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यह I.A. रिचर्ड्स की नहीं बल्कि T.S. इलियट की रचना है। किसकी है? तो T.S. इलियट, ध्यान रखना, T.S. इलियट की यह रचना है। अगला प्रश्न, घोर अंधारे चंद्रमणि
जिम उज्जव करेई परम महासुख एकु कणे दुर्य अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 करके विकल्प दिया गया है कि किस किस से है। तो महासुख यानी महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है, इससे होगा। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, बिल्कुल सही है, यह भी होगा। प्रज्ञा और योग के महासुख की दशा संभव, यह भी होगा। यानी ए बी सी किसी में मिल रहा है, हाँ तीसरे में मिल रहा है, तो यही होगा। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, गलत है। यानी 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा जो कि सी विकल्प में दिया गया है, और यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखें। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इस पंक्ति में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है। तुलसीदास का अभिप्राय क्या है। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 करके पॉइंट में पूछा गया है। यहाँ पर अभिप्राय देखें। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, बिल्कुल सही है। जनता हठयोग को पसंद करती थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगियों को रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, हाँ बिल्कुल सही है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपका 1 और 3 ये सही होगा, ए और सी, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। चौथा विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखें। न नगरी काया विध कीन्हा ले खोजा पावा ते चीन्हा। पैसुठ अगम पंथ बड़बा का तस मारग जस सुई का नाका। बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से क्या अभिप्राय है। जो चारि बसेरे कहे गए हैं, इन 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है। क्या 4 धर्मशालाएं? नहीं, 4 धर्मशालाएं नहीं। 4 है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है 4 धारणाएं। जो 4 बसेरे हैं वह है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, यानी बी और सी होगा। आपका बी भी सही है, सी भी सही है। अब आते हैं विकल्प में, यानी बी और सी सही है। किस विकल्प में है, तो दूसरे में है बी और सी, तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा सही है, बी और सी। अगला प्रश्न देखें। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरह आज हूँ बनारसी आस पास। आचार सहित विप्र करहि दंडवत तिन तनय रविदास दासानुदास। इस काव्य पंक्ति में किन भावों की व्यंजना हुई है। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय या वक्रोक्ति। गवोत्र लिख गया है, सही कर लीजिएगा। वक्रोक्ति यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, वक्रोक्ति प्रिंट होना चाहिए। तो इसमें आपको देखें कहीं पर भी वक्रोक्ति नहीं लग रहा है। लोक व्यवहार लग रहा है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी लग रहा है, और विनय अनुनय विनय की भी बात यहाँ पर है। यानी ए बी सी दूसरा आपका सही होना चाहिए। ए बी सी लोक व्यवहार भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, विनय है, कहीं पर भी वक्रोक्ति इन पंक्तियों में नहीं है। अगला प्रश्न देखें। झूठो है झूठो सदा जगु। संत कहत ते अंजुलहा है। ताको सह सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। जानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। ये जो इसमें जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। जो तीसरी पंक्ति है, जानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, ये जो दिया गया है, इसमें तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वह स्वयं महागंवार हैं। तो ये और बी होगा, यानी आपका उत्तर होगा बी, दूसरा सही है। तीसरी पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का अभिमान है, फिर भी वह स्वयं महागंवार हैं। तो एक ही पंक्ति में दोनों चीज़ कहने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर भी पंक्ति दी गई है,
इन पंक्तियों का आशय क्या है? उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नाही ऊधो, तिरछे हैं जो अड़े। इसमें क्या कहा गया है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस पंक्ति में आप ध्यान दें कि क्या कहा गया है। 1 2 3 4 करके विकल्प दिया गया है। 1 2 3 4 करके यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इसमें आप देखें कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही है। इन पंक्तियों के माध्यम से अगर देखा जाए, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा कि वो उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कि दिल से निकालना चाहते। उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसो निकसत नाही, अब वो किसी तरीके से निकल नहीं सकते हैं, किसी तरीके से, यानी गोपी के दिल में कृष्ण बस गए, वो उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, वो किसी तरह उन्हें निकलने नहीं देना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव ही नहीं है, वो उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो आपका उत्तर होगा डी, 1 2 3 4। अब इसके बाद में देखें, रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है? रीति मुक्त कविता की विशेषता होगी, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। बिल्कुल आपका पहला उत्तर हो जाएगा ए बी सी, डी नहीं होगा। अभिव्यंजना में यह अविधा मूलक है, गलत है। अविधा मूलक नहीं है बल्कि लक्षणा भी है, व्यंजना है। इसमें अविधा ना होकर इसमें क्या क्या है? तो लक्षणा है और व्यंजना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 का ए। 28 देखिए, 28 में क्या कहा गया है कि यहाँ पर भी पंक्ति दी गई है 28 में, किंसुक पुंज से फूल रहे सु लगी उर्दो जु वियोग तिहारे, मातो फिरो न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो डारत मारे, होय अभिलाष पात निपात कढ़े, हियसूल उषास निडारे, है पतझार बसंत दुहघन आनंद एक ही बार हमारे। इस पंक्ति में भाव विव्यंजना में कौन कौन से रूप प्रयुक्त हुए हैं? उक्त वैचित्र है, या उक्त चमत्कार है, या उक्त विपर्य है, या उक्त सादृश्य है? इसमें क्या क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें उक्त वैचित्र भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको उक्त चमत्कार भी मिलेगा, उक्त विपर्य भी है, लेकिन उक्त सादृश्य नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए बी और सी, ये तीनों आपके उत्तर हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 29 देखें, मीराबाई के पदों में मुख्यतः है या मुख्य रूप से है? तो मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से क्या क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, हाँ बिल्कुल अपूर्व भाव विह्वलता है। रहस्यानुभूति है, कहीं पर भी रहस्यानुभूति आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ आत्मसमर्पण का भाव है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, ए, सी और डी। रहस्यानुभूति मीराबाई के पदों में कहीं पर भी आपको देखने को रहस्यानुभूति नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखें, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है? हाँ होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, गलत है। लोक साहित्य है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए बी सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा कथन जो दिया गया ये सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है, यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भी 1 2 3 4 पॉइंट करके ही दिया गया है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर से किसका किसका है? तो आप देखें, कामाध्यात्म की समस्या भी है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी है, और युद्ध दर्शन भी है, जबकि सुधारवाद नहीं है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए बी सी। अब आप कहेंगे कामाध्यात्म की समस्या सर कहाँ है इनमें?
दिनकर में। भाई कामाध्यात्म की समस्या अगर आपने उर्वशी पढ़ा है तो उर्वशी में आपको मिल जाएगा। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का अगर बात करें तो आपको जब पढ़ाया गया दिनकर तो मैंने परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ाई थी, याद होगा, वहाँ परशुराम की प्रतीक्षा में आपको मिल जाएगा। युद्ध दर्शन की अगर बात करें तो बहुत रचनाएं हैं, रश्मिरथी आप पढ़ लीजिए, कुरुक्षेत्र आप पढ़ लीजिए, हुंकार आप पढ़ लीजिए, इन सब में आपको युद्ध दर्शन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय से है? अज्ञेय से किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहले आप देखें, आत्मचेतस से है, बिल्कुल सही है। विचार कविता से नहीं है, बावरा हेरी भी इनका है। जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग भी है, यानी ACD आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, ये CD। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया अगले प्रश्न में, पिछले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 31 में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो आत्मचेतस, नदी के द्वीप आपके पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा, चिंता आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या है, आत्मचेतस ही तो है। बावरा अहेरी जो कि सूर्य को समर्पित है, बावरा अहेरी वो तो आपने पढ़ा ही होगा। असाध्य वीणा जो आपके पाठ्यक्रम में वो जापानी लोक कथा पर ही तो आधारित है, लेकिन विचार कविता से अज्ञेय का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देखें, लहना सिंह प्रेमचंद की कहानी के पात्र नहीं है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पाठ्यक्रम में है, उसने कहा था कहानी में है जो कि आपके पाठ्यक्रम में चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। हाँ, पंडित बुद्धिराम है, प्रेमचंद की जो बूढ़ी काकी है उसमें है पंडित बुद्धिराम। अमीना ईदगाह कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है प्रेमचंद जी की, उससे आधारित कथन है, लेकिन सुनंदा नहीं है। सुनंदा पत्नी कहानी में पत्नी है। पत्नी कहानी में पत्नी कौन है? जैनेन्द्र की जो कहानी है पत्नी, उसमें पत्नी कौन है? तो सुनंदा ही उसमें पत्नी है, यानी B और C आपका उत्तर होगा दूसरा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कृष्णचंद, हाँ बिल्कुल, सेवा सदन के हैं कृष्णचंद। सोफिया रंगभूमि की हैं। हाँ, हरिप्रसन्न नहीं है, हरिप्रसन्न तो जैनेन्द्र का एक उपन्यास है। सुनीता उसमें है। गजाधर बाबू तो सेवा सदन में है, आप जानते ही होंगे, यानी ABD आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C, ABD, कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन सा है? निबंध संग्रह आलोक पर्व। आलोक पर्व देखें तो ये भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। माटी हो गई सोना, ये तो नहीं है। माटी हो गई सोना तो इनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। विचार और वितर्क, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन कुछ उथले कुछ गहरे, ये तो इंद्रनाथ मदान का है। तो आपका उत्तर होगा A और C। किसी विकल्प में मिल रहा है? हाँ, पहले में मिल रहा है, ये और C आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? दलित आत्मकथाएं, तो दलित आत्मकथा इसमें से कौन कौन सी है? अपने अपने पिंजरे, हाँ बिल्कुल, अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण का। और इसके अलावा मेरी पत्नी और भेड़िया जो धर्मवीर का है, डॉक्टर धर्मवीर का है, ये भी दलित आत्मकथा है। तो A और C हो जाएगा। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये तो आपको पता है कि इनका है, क्या नाम से, राजेंद्र यादव का। गर्दिश का दिन, ये आत्मकथा किसकी है? तो कमलेश्वर की है। लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथाएं सिर्फ हमारे पास अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण का और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर का। तो आपका उत्तर होगा A और C। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? यथार्थवाद से संबंध किसका है? तो मादम बावेरी का यथार्थवाद से संबंध है। जॉन लॉक का भी है। सैमुअल P हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इन दोनों का नहीं है।
पहला और दूसरा जो दिया गया इन्हीं का संबंध है। बाकी हंटिंगटन, तो ये अगर नहीं पता है तो लिख लें, उत्तर आधुनिकतावाद में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, उत्तर आधुनिकतावाद में आएंगे। और जो क्लॉड लेवी हैं ये उत्तर संरचनावाद में आएंगे, उत्तर संरचनावाद लिख लीजिएगा। सैमुअल पी हंटिंगटन उत्तर आधुनिकतावाद, क्लॉड लेवी स्ट्रास उत्तर संरचनावाद। बाकी माधव बावेरी, जॉन लॉक, इनका संबंध यथार्थवाद से है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? यहाँ पर 4 नाटक दिए गए हैं, डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी, ये 4 नाटक दिए गए हैं। और इनमें से प्रेमचंद के द्वारा रचित कौन सा होगा? क्या डिक्टेटर इनका है? भाई डिक्टेटर तो इनका नहीं है, डिक्टेटर इनका नहीं है, प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमचंद का है कौन सा, ये पूछा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि संग्राम प्रेमचंद जी का है और प्रेम की वेदी है। बड़े खिलाड़ी भी इनका नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी और डी। किस विकल्प में है? पहले में है, तो आपका उत्तर होगा बी और डी। साधारणीकरण के विषय में सही कथन कौन सा है? साधारणीकरण के विषय में सही कथन कौन सा होगा? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, गलत है। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने पढ़ा होगा। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, भोजकत्व व्यापार भी अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी सही है, बी और सी सही है। अगला प्रश्न देखें, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर इसमें अलंकार ध्वनि है, गलत, अलंकार ध्वनि इसमें नहीं है, अलंकार ध्वनि इसमें नहीं है। यह रस ध्वनि का उदाहरण है, बिल्कुल रस ध्वनि का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। भाई तिरस्कृत वाच्य ध्वनि इसमें है ना, तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। आपका उत्तर सी होगा और लक्षणा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर होगा सी और डी, रस और अलंकार ध्वनि इसमें नहीं है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। पहले होगा चंदायन, उसके बाद में होगा मृगावती, फिर होगा आपका चित्रावली, फिर उसके बाद होगा अनुराग बांसुरी। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। सबसे पहले होंगे गुरु नानक जी। भाई आप देखेंगे इनका है 1469, गुरु नानक का 1469 है। और उसके बाद में दादू दयाल है 1544 में, आप देखेंगे। फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो 1574 में आपको मलूक दास मिलेंगे। फिर उसके बाद सुंदर दास अंत में होंगे, वही 1595-96 के आसपास, 96 में। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। भूषण पहले होंगे, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरती मिश्र। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले होंगे श्रीधर पाठक 1859 में, फिर हरिऔध जी होंगे 1865 में, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होंगे 1883 में, और फिर 1889 में रामनरेश त्रिपाठी होंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले तो होगा यशोधरा का प्रकाशन हुआ जो मैथिली शरण गुप्त का है 1932 में, फिर कामायनी जयशंकर प्रसाद का 1935 में, फिर कनुप्रिया धर्मवीर भारती का 1959 में, और फिर उर्वशी होगा रामधारी सिंह दिनकर का 1961 में। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा?
तो सबसे पहले हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण, जो कि उन्होंने लिखा था सबसे पहले 1938 में, फिर मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा। तो इस तरीके से डी आपका उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रलय की छाया, ये 1925 में है। और फिर बाद में उसके बाद में मधुशाला है जो बच्चन जी का है, फिर अज्ञेय का साध वीणा है, फिर पट कथा है सुदामा पांडे धूमिल का। तो ये सब बाद की रचना है। सबसे पहले होगी प्रलय की छाया। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर यशपाल का उपन्यास होगा दिव्या यशपाल का उपन्यास, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ। फिर जहाज और पंछी होगा इलाचंद जोशी का 1954 में। फिर अमृतलाल नागर का होगा अमृत और विष। और श्रीलाल शुक्ल का अंतिम पहला पड़ाव होगा जो 1987 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? वैसे कहानी अभी तक की जितनी कहानी है, जितने प्रमुख कहानीकार हैं, उनका पीडीएफ 9 पेज का है, मैंने आप लोगों को भेजा है, जिसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सारे कहानी और कहानी संग्रह दिए गए हैं। अभी आज मैंने आप लोगों को भेजा है लेक्चर के साथ में, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। सबसे पहले होगा एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी। उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। फिर कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, फिर परिंदे। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम यहाँ आपका हो जाएगा सबसे पहले सी, श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर अशोक का फूल, फिर आस्था और सौंदर्य, फिर कला का जोखिम, यानी श्रृंखला और कड़ियाँ जो 1942 में है महादेवी वर्मा का। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल है जो 1948 में प्रकाशित हुआ। ऐसे रामविलास शर्मा का 1961 में आस्था और सौंदर्य प्रकाशित हुआ। ऐसे निर्मल वर्मा का कला का जोखिम प्रकाशित हुआ 1981 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनीपरक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद की जीवनी परक जो जीवन पर जो है कलम का सिपाही, ये अमृत राय ने लिखा। फिर मदन गोपाल ने लिखा कलम का मजदूर, और उसका विष्णु प्रभाकर ने लिखा हमारा मसीहा जो कि 1974 में है। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा व्योमकेश दरवेश। तो ये रचनाएं पूरा प्रकाशन के साथ आप लोगों के पास पहुंचाई गई हैं। ज़रूर पढ़ते रहिए, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा, एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाई गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका सबसे पहले तो यही हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध नाटक, जो कि 1972 में है सेतुबंध। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे 8वां सर्ग है 1976 में, फिर एक दूनी एक है 1987 में, और सबसे महत्वपूर्ण है रति का कंगन। ध्यान रखना, रति का कंगन 2010 में प्रकाशित। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। फिर कवि सुमित्रानंदन पंत, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा ने लिखा। ये जो रचनाओं के नाम आपको बताए जा रहे हैं कि किसने लिखा है, ये बहुत ध्यान से आप सुनना। एक एक चीज़ आप देखते हैं कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों से इसी तरीके के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष दे दिया और वहाँ पर अगले पेपर में आपसे कौन सा सुमेलित है दे दिया जाएगा, कौन सी आलोचनात्मक रचना और आलोचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाओं का सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले बी होगा। जयशंकर प्रसाद जो आलोचनात्मक रचना है वो इन्होंने लिखा था 1940 में, और फिर आधुनिक साहित्य 1950 में लिखा 1950 में।
और फिर कभी निराला इन्होंने लिखा 1965 में, और फिर नई कविता अंत में 1973 में लिखा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देखें, आपका उत्तर सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले हो जाएंगे वामन जो कि 8वीं सदी में है, फिर उसके बाद में कुंतक आएंगे 10वीं सदी में, मम्मट आएंगे 11वीं सदी में, और विश्वनाथ सबसे अंत में यानी 14वीं शताब्दी में। तो 55 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं। इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको प्रश्न संख्या 56 से। चलिए मैं आपको उत्तर बताया देता हूँ, लेकिन 56 से अगर आप लोग कर लेंगे तो आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर ऐसे समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। पेपर तो आप लोगों को भेज ही दिया गया है। 56 का उत्तर ए हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 57 देखें। 57 का उत्तर आपका हो जाएगा कि ए सही है और आर दोनों सही है। 57 का बी होगा। 58 देखें। भूमंडलीकरण वाला जो दिया गया है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इससे पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न, दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या है? तो वैचारिक आधार दिया गया मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो गलत है, यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। वर्ग संघर्ष की हिमायत तो की ही नहीं गई है, और जो दलित साहित्य है इसका वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, यह भी गलत है। मार्क्सवाद नहीं है, बल्कि वैचारिक आधार दलित उत्थान तथा यथार्थवाद है, ध्यान रखना। इसलिए ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 60 देखें। 60 में दिया गया है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। गलत है, बी उत्तर होगा। ये गलत है, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रवृत्तियों में निहित संचय नहीं है। गलत है, निहित संचय है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। गलत है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। ये भी गलत है, आर भी गलत है। किसी काव्य या श्रोता, यहाँ पर जो दिया गया कि किसी काव्य या श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वह अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होती हैं। ऐसा नहीं है। काव्य में जो लिखा जाता है वो पाठक के मन पर भी इसका प्रभाव छोड़ती हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। उपयुक्त विषय, सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता का प्रभाव भावात्मक सत्ता पर प्रभाव जरूर डालती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी। ये गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। नहीं, यहाँ पर एकांकी जो है वो नाटक का लघु संस्करण है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एकांकी अलग है, नाटक अलग है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्य शास्त्र और तो नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। गलत है। तो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका डी। ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्म, देखिए एक ही समान धर्मी तत्व नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया कि ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है।
और द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है, ये सही है, लेकिन दोनों में समान धर्मी तत्व नहीं होते हैं, दोनों में समान धर्मी तत्व नहीं होते हैं। लेकिन आयोग की अगर बात करें, आयोग ने माना है कि नहीं, समान धर्मी तत्व होते हैं, तो आयोग के अनुसार अगर देखें तो दोनों सही है, लेकिन जो किताब में दिया गया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखें, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। खेला वर्तमान में जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो कहा गया कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, सही है, और वो लिखा कभी जाए, खेला कभी जाए, बिल्कुल ये भी सही है। भाई नाटक कब के लिखे गए? भारतीय नाटक आप देखें कब का लिखा गया, खेला कब जाता है ना। तो इस तरीके से चंद्रकांता नाटक आप देख, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो आप देख, भारत दुर्दशा कब का है, अंधेर नगरी कब का है, खेला अब भी जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये और आर दोनों सही हैं। कविता में विचित्र प्रेम, चित्रित प्रेम निजी होता है। क्या कविता में आप कविता लिख रहे हैं तो कविता में जो चित्रित प्रेम है, क्या वो आपका निजी प्रेम है? सारी रचनाओं में ऐसा होगा? यदि आप कवि हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या वो निजी प्रेम होता है कवि का? नहीं, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ये भी गलत है, प्रेम तो सामाजिक भाव है ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से नहीं। शुद्ध हृदय, अनुभूति और चिंतन दोनों अलग अलग हैं। अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से नहीं है, ऐसा यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखें, श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। क्या श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात हो सकता है? गलत, अज्ञात नहीं होता है, पहला गलत है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होते हुए श्रद्धेय तक पहुंचती, हाँ पहुंचती जरूर है, लेकिन श्रद्धा के कारण ऐसा नहीं होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही, ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न देखें, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। क्या छायावाद में केवल शुद्ध लौकिक प्रेम की बात की गई है, अलौकिक प्रेम नहीं है? बहुत सारी रचनाएं हैं जहाँ पर अलौकिक प्रेम देखने को आपको मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर यह गलत हो गया। इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रबोध भी है, आध्यात्मिक चेतना भी है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ए भी गलत है, आर भी गलत है। भक्ति को सपरानुरुक्ति स्वर कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना जाता है। यहाँ पर सी होगा, ए और आर दोनों कहा गया है। यहाँ पर जो कहा गया, ये जो शब्द दिया गया कि सा परानुरुक्तेश्वर, इसका मतलब ये है कि जो कि ये कहा गया सांडिल्य सूत्र में कि जो भक्ति है वो भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ अनुरक्ति है। ये सांडिल्य सूत्र का है, ध्यान रखना, सांडिल्य सूत्र का है, जहाँ पर यह कहा गया कि भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ अनुरक्ति है। और जब भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ अनुरक्ति है तभी तो भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, तो इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्याण प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है, बिल्कुल डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है, गलत, पहला गलत, क्योंकि द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप
वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी साझानुभूति की प्रतिफलन है। बिल्कुल सही है। तो आपका पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। क्योंकि आपको पता है जो स्वच्छंदतावाद है, स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का पर्याय छायावाद है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है नहीं है, बल्कि स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का पर्याय है कौन? छायावाद। तो इसलिए पहला आपका गलत लिखा हुआ है, दूसरा आपका सही है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। बिल्कुल सही है। जो अद्वैतवाद है वो किसका विस्तार है? आत्म तत्व का विस्तार है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तभी तो विस्तार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों में परिवर्तन का पर्याय है। मूल्यों में परिवर्तन का पर्याय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया से हर युग आधुनिक होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें। देशभक्ति, सांस्कृतिक राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि की विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। बिल्कुल सही है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य यानी एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषता नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण विशेषताएं जो इसमें दिया गया वो कहीं पर भी नहीं है। उसमें ब्रेख्त के महानाट्य जो एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं बताया गया, यह गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अब इसके बाद में यहाँ पर सुमेलित करने वाला जो प्रश्न है, सुमेलित करने वाला जो प्रश्न दिया गया, इन प्रश्नों को भी देखें। एक दूसरे को सुमेलित करना है और ये प्रश्न शायद बड़े हैं, इतनी जल्दी चलिए देखते हैं। अगर आ जाएगा स्क्रीन पर अच्छी बात है। जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली बिजनौर की है। ब्रज भाषा आगरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है। बांगरू करनाल में बोली जाती है। और अवधी आपकी कहाँ बोली जाएगी? सुल्तानपुर में बोली जाएगी। तो इस तरीके से खड़ी बोली बिजनौर यानी ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ मिल रहा है? तो दूसरे और तीसरे में मिल रहा है। और फिर उसके बाद में ब्रजभाषा आगरा तीसरे में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी 4 3 5 2, 4 3 5 2 ये हो जाएगा। ऐसे निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अवहट्ट, यहाँ पर अवहट्ट देखें, कीर्तिलता की भाषा है। अवहट्ट किस में मिलेगा आपको? कीर्तिलता में मिलेगा, ए का तीसरा। अब ए का तीसरा देखिए कहीं पर मिल रहा है, बिल्कुल डी में आपको मिल रहा है, डी में मिल रहा है। तो आपका ए का तीसरा हो जाएगा। ब्रजभाषा भंवर गीत में मिलेगा। अवधि मधुमालती, खड़ी बोली प्रिय प्रवास। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी। टेस्ट सीरीज आपके पास है, ज़रूर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ उत्तर बताते हम चल रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पंक्तियाँ दी गई कि नगर बाहिरे डोबी तोहिर कुड़िया छाए, कन्हपा की है। ए का दूसरा, ए का दूसरा यानी पहला उत्तर आपका सही होगा। ए का दूसरा, ए का दूसरा, देखिए ए के नीचे दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, तो पहला आपका सही होगा, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को अगर आप अपनाएंगे तो परीक्षा में आपके भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांसेस रहेंगे। वो नहीं घटा परी जग छाया, वो नहीं घटा परी जग छाया, ये जायसी का है, यानी ए का चौथा, ए का चौथा आपको किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखें 80 में। 80 में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं और कवियों का नाम दिया गया है, जहां आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर भी 80 का उत्तर क्या होगा भाई? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से किसका संबंध है? रैदास का है। अद्वैतवाद इनका है, तो आपका पहला हो जाएगा। ए का तीसरा यही मिल रहा है आपको। विशिष्टाद्वैतवाद में कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कौन है? तुलसीदास है, यानी बी का देखिए पांचवा यहाँ मिल रहा है आपको।
शुद्धाद्वैतवाद में कौन है? कुंभन दास हैं शुद्धाद्वैतवाद में, यानी चौथा होगा, सी का चौथा आपको यहाँ मिल रहा है। सखी संप्रदाय में स्वामी हरिदास हैं, स्वामी हरिदास है, दूसरा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अगर मिलाने को सीख जाएंगे तो परीक्षा में बहुत आराम से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जपू जी नानक दास, जपू जी किसकी रचना है? नानक दास, यानी ए का पांचवा। अब देखिए ए का पांचवा आपको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। अभी आपके सामने दो विकल्प हो गए, सही कौन सा है वो देखें। रसमंजरी नंददास की है, यानी बी का तीसरा किस में मिल रहा है आपको? सी में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 82 देखें। इसी तरीके से 82 में मिलाना है कि शिवराज भूषण अलंकार निरूपण रचना है, यानी चौथा होगा, आपका उत्तर हो जाएगा बी, चौथा आपको यही मिल रहा है। ऐसे छत्र प्रकाश जीवन चरित है, विरह वागीश रीति स्वच्छंद वृत्ति है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। 83 में देखें, रस सागर श्रीपति की रचना है, रस सागर श्रीपति की रचना है, ए का पांचवा देखिए तीसरे में मिल रहा है आपको। इसी तरीके से मिलाने को सीखिए आप। रस चंद्रोदय किसका है? कवींद्र का है, तो आपको दूसरा मिलना चाहिए, देखिए यहाँ दूसरा मिल रहा है। रसराज किसकी रचना है? मतिराम की है ना, रसराज मतिराम की है, देखिए यहाँ पहला मिल रहा है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है, तीसरा होगा, ये देखिए यहाँ तीसरा मिल रहा है। तो ये मिलाने का तरीका अगर आप सीख लेंगे बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को आप परीक्षा में हल कर लेंगे। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्ति आप देखें किसकी है? निराला की है ना, तो ए का चौथा होना चाहिए। ए का चौथा देखिए आपको कहाँ मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर देखिए हो जाएगा पहला। ऐसे प्रश्न संख्या 85, पात्र दिए गए, कर्ण किसका पात्र है? कर्ण किस में है? रश्मिरथी में है, जो आपको पढ़ाया गया पूरी रचना रश्मिरथी। तो ए का तीसरा होना चाहिए, देखिए तीसरे में मिल रहा है आपको ए का तीसरा। कम समय में, मुश्किल से 5 सेकंड में आपको देखते देखते हर एक प्रश्न का उत्तर मिलान वाले में कर लेना है बहुत आराम से, अगर ये तरीका आप अपनाते हैं। नहीं पहले से मिलता है दूसरे वाले से उत्तर मिलाइए। अब ऐसे अज्ञेय का दिया गया, अज्ञेय की रचना कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, यही तो है अज्ञेय का। तो ए का तीसरा आप देखें कहाँ मिल रहा है आपको? तीसरे में मिल गया। बाकी रचनाएं आप देखें बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, ए का तीसरा आपको मिल गया, आपका उत्तर सही हो गया। यही तरीका आपको अपनाना है। लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध किससे है? अकविता से है, यानी चौथा होगा, पहले में मिल रहा है, हो गया आपका उत्तर। ऐसे अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी में यहाँ पर पात्र कौन है? बुद्धगुप्त है, जो कि अभी कल ही आप लोगों ने पढ़ा है। तो ए का क्या होगा? तीसरा होगा, देखिए पहला मिल गया ना पहला। इस तरीके से उत्तर करते चलें आप। अजय की डायरी का विषय वस्तु क्या है? भाई विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर ही तो आधारित है। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी ए का चौथा होना चाहिए, देखिए पहले में मिल गया उत्तर आपको। ऐसे अगले प्रश्न पर आइए। अब यहाँ पर कहनी अकहनी ये किसका है? धर्मवीर भारती का है ना। ये निबंध किसका है? धर्मवीर भारती का है, यानी चौथा, ए का चौथा देखिए तीसरे में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सारी रचनाएं, 4 में से कोई एक भी अगर आपको पता है तो बहुत आराम से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। फिर यहाँ पर पात्र दिया गया है, उर्वी किसकी पात्र है? पहला राजा जो जगदीश चंद्र माथुर का है, पहला राजा, उसी की तो उर्वी है। तो ए का चौथा देखिए किस में मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ी दिक्कत आई आपके लिए कि दूसरा और तीसरा 2 विकल्प मिल रहे हैं। ठीक है, सुंदरी पर आ जाइए। सुंदरी लहरों के राजहंस में है ना, सुंदरी लहरों के राजहंस में है। तो बी का पांचवा किस में मिल रहा है? देखिए बी का पांचवा इसमें मिल रहा है, तो सी उत्तर आपका हो गया। नहीं पहले से बना यहाँ, तो दूसरे वाले से आपने देख लिया, मिलान कर लिया, उत्तर सही हो गया। ऐसे निम्नलिखित उपन्यास को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए।
यहाँ पर देखें सूरज का 7वां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती का, इसमें मणिक मुल्ला है। ए का चौथा होगा, ए का चौथा किस में मिल रहा है? आप देखें पहले ही विकल्प में आपको मिल रहा है, पहला विकल्प हो गया। हम हसमत में आप देखें ये हम हसमत किसका है? कृष्णा सोबती का है ना। ए का चौथा किस में मिल रहा है? दूसरे में मिल रहा है, हो गया आपका उत्तर सही। ऐसे रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, यानी ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा होगा जो कि पहले में आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए का तीसरा पहले में मिल रहा है, हो गया आपका उत्तर पहला। और फिर यहाँ पर उत्तर संरचनावाद के आचार्य कौन हैं? लुई अल्थ्यूसर ये तो हैं, यानी एक का पहला होगा तो यहाँ पर पहला मिल गया, हो गया आपका उत्तर। तो इस तरीके से 95 थे। बाकी पैराग्राफ पूरा आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर पढ़ लिया है, टेस्ट सीरीज आपके पास है, तो यहाँ पर उत्तर आपको बताए देते हैं। इसका उत्तर आप लोग लगा लीजिएगा। 96 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 96 का बी हो जाएगा। 97 का भी उत्तर आपका बी हो जाएगा। 5 प्रश्न हैं, इन पाँचों के उत्तर आपको बताए दे रहे हैं, पढ़कर फिर देख लीजिएगा आप। 98 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 98 का डी हो जाएगा। मैंने पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ लिया है। और 99 का उत्तर आप देखें, इसका उत्तर हो जाएगा आपका दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। और अंतिम जो प्रश्न है इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से 100 प्रश्न थे। 2018 का ये पेपर था। और फिर ऐसे ही पेपर लेकर आप लोगों के साथ ज़रूर मिलेंगे हम लोग। बाकी ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हैंड रिटन आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। एक एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 1.5 महीने का वक्त है। जो वक्त आपको मिला है उसका आप सदुपयोग करें, आगे बढ़ें। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, सारे प्रश्नों को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।